गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा अर्थात अमीबा में पोषण के संबंध में अध्ययन करेंगे। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर के भोजन के पाचन, पचे हुए भोज्य पदार्थों के अवशोषण और अवशोषित भोज्य पदार्थ का जीवद्रव्य का अंश बनना अर्थात एसिमिलेशन की सारी क्रियाएं आती हैं। इतना ही नहीं, इसके अंतर्गत टूटे फूटे अंगों की मरम्मत, वृद्धि और विकास, ये सारी क्रियाएं पोषण के अंतर्गत आती हैं। और पोषण की क्रिया में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को पोषक पदार्थ कहा जाता है। अमीबा एक कोश की यूकैरियोटिक जलीय जीव होता है। इसके शरीर के चारों तरफ जलीय वातावरण होता है, अर्थात यह जल से ही अपने भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है पोषण के लिए और शरीर की उपापचयी क्रियाओं में बनने वाले उत्सर्जित पदार्थों को उसी जलीय वातावरण में उत्सर्जित भी करता है। अर्थात उस जलीय वातावरण से सभी पदार्थों का लेन और देन उस जल से ही शरीर के अंदर होता है। तो आइए हम यह जानें कि अमीबा में पोषण किस प्रकार का होता है। प्रकृति में दो तरह के जीव पाए जाते हैं। एक ऐसे जीव जिसमें प्रकाश संश्लेषी पदार्थ अर्थात क्लोरोफिल होता है। ऐसे सभी जीव, चाहे वह यूग्लिना जैसा जंतु हो अथवा हरे पौधे हों, वह सभी स्वपोषी कहलाते हैं। परंतु ऐसे जीव जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकते और ऐसे जीव परपोषी अर्थात हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। अमीबा भी एक परपोषी जंतु है और इसमें जो पोषण होता है वह होलोजोइक अर्थात जंतु संपोषण होता है। अमीबा जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म एल्गी, बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु, डायटम्स तथा कुछ मृत जीवों को भी यह भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अर्थात अमीबा एक सर्वाहारी जंतु है, यह आम्नियोरस जंतु होता है। अब बात यह होती है कि इसके शरीर में एक ही कोशिका होती है। यह एक कोश की यूकैरियोटिक जंतु है। न तो इसमें कोई श्वसन अंग होता है, न ही इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए मुख होता है। तो यह भोजन ग्रहण कैसे करता है अर्थात इसमें भोजन का इंजेक्शन कैसे होता है। तो आइए मैं इसके बारे में आपको बताऊं। चूँकि अमीबा का शरीर पेलिकल से चारों तरफ से ढका रहता है, ये इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है और यह जल में तैरता रहता है। उत्पादों की सहायता से इसमें प्रचलन होता रहता है और माना यह जाता है कि अमीबा में जियोट्रॉपिज्म होती है और यह जो नदी, तालाब, पोखरे की तली पर पाया जाता है और उस तली में पाए जाने वाले सभी जीवों, सभी प्रकार के जीवों, चाहे एल्गी हों, डायटम्स हों अथवा सूक्ष्म जीवाणु हों, इन सभी को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। और जब पानी में तैरते हुए इसके शरीर के संपर्क में कोई भी भोज्य पदार्थ आता है तो वहाँ इसकी पेलिकल अंदर की ओर दबने लगती है और यह भोज्य पदार्थ इसके शरीर में धंसने लगता है। धीरे धीरे इसको चारों तरफ से, यह जो कूटपाद हैं, ये चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं और एक ऐसी स्थिति आती है कि यह जो भोज्य पदार्थ है इसके चारों तरफ प्लाज्मा लेमा का बाहर की तरफ से आवरण बन जाता है और पुनः यह प्लाज्मा लेमा एक बाहर की तरफ एक दूसरे से चिपक जाती है। अर्थात यह भोज्य पदार्थ इस अमीबा की एक कोशिका के अंदर हो जाता है। इस तरह से इसमें भोजन का इंजेक्शन होता है। यह क्रिया भोजन का इंजेक्शन अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाती है और इस भोजन के चारों तरफ इसकी प्लाज्मा लेमा का एक आवरण बन गया। अब इस भोज्य पदार्थ को फूड वैक्यूल्स कहा जाता है अर्थात खाद्य रिक्तिका कहते हैं और इसी खाद्य रिक्तिका में इसके
कोशिका के अंदर विभिन्न पाचक एंजाइमों की सहायता से भोजन का पाचन होता है। अर्थात इस बात को इस तरह से कहा जाए कि जो उच्च कोटि के जंतुओं में आमाशय कार्य करता है, यानी भोजन का प्रारंभ उसी आमाशय में स्टार्ट होता है, उसी तरह से इसके शरीर में खाद्य धानियों में भोजन का पाचन होता है। तो अब प्रारंभ में इस खाद्य धानियों में जो पाचक एंजाइम्स होते हैं वह भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अमीबा में जब भोजन का पाचन होता है तो सर्वप्रथम खाद्य धानियों में भोजन का माध्यम कैसा होता है, तो आप उत्तर देंगे कि सर्वप्रथम भोजन का माध्यम अम्लीय होता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में भी यही कार्य होता है। जब भोजन आमाशय में जाता है तो आमाशय की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अर्थात जठर ग्रंथियों से की ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स जो होती हैं उससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है और अम्लीय माध्यम में ही भोजन का डाइजेशन अर्थात पाचन प्रारंभ होता है। ठीक इसी प्रकार से अमीबा के शरीर में भी इस फूड वैक्यूल में भोजन का पाचन सर्वप्रथम अम्लीय माध्यम में शुरू होता है। इसके बाद भोजन का माध्यम क्षारीय होता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में भी यही क्रिया होती है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है आमाशय में अम्लीय माध्यम में, लेकिन जब यह आमाशय से ड्यूडेनम में पहुंचता है तो वहाँ पित्त स्रावित हो जाता है ग्रहणी में और भोजन का माध्यम क्षारीय हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से भोजन का प्रारंभ तो अम्लीय माध्यम में खाद्य धानियों में अमीबा में प्रारंभ होता है, लेकिन धीरे धीरे पाचक एंजाइमों की सहायता से भोजन का माध्यम क्षारीय हो जाता है और अर्थात लास्ट में भोजन का खाद्य धानियों में भोजन का माध्यम क्षारीय होता है। यह क्रिया कहलाती है उसके डाइजेशन की और यह खाद्य धानियाँ शरीर में साइक्लासिस द्वारा पूरे कोशिका में यह तैरती रहती हैं और तैरते हुए इन खाद्य धानियों से जिन भोज्य पदार्थों का पाचन हो गया है वह रिस करके इस खाद्य धानी से बाहर भी निकलते रहते हैं, जिसको एब्जॉर्प्शन अर्थात अवशोषण कहा जाता है। और धीरे धीरे यह खाद्य धानियाँ जिनसे पचे हुए भोज्य पदार्थों का अधिकाधिक अवशोषण हो गया रहता है, यह खाद्य धानियाँ आकार में छोटी होती जाती हैं और पश्च छोर की तरफ यह इकट्ठा होती जाती हैं और जैसे ही यह पश्च छोर की तरफ पहुँचती हैं तो इसमें यह आगे की तरफ इसकी जो पेलिकल है यह फूलती जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि यह फट करके खाद्य धानियों के जो अपचित भोज्य पदार्थ हैं उनको यह शरीर से बाहर निकाल लेती है। इसी क्रिया को इजेशन अर्थात बहिक्षेपण कहा जाता है। लेकिन जब बात होती है स्वांगीकरण की अर्थात एसिमिलेशन की, तो जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ है यह खाद्य धानियों से रिस करके जब इसके कोशिका द्रव्य में आता है और जब वह पचा हुआ भोज्य पदार्थ अवशोषण के बाद जब जीवद्रव्य का अंश बन जाता है, उसी क्रिया को एसिमिलेशन अर्थात स्वांगीकरण कहा जाता है। भले ही अमीबा एक कोश की जंतु है, लेकिन इसमें वे सारी क्रियाएं होती हैं जो उच्च श्रेणी के जंतुओं में होती हैं, जैसे भोजन का इजेशन अर्थात अंतर्ग्रहण, भोजन का डाइजेशन अर्थात पाचन, उसका एब्जॉर्प्शन अर्थात अवशोषण और पचे हुए भोज्य पदार्थों का कोशिका द्रव्य अर्थात और जीवद्रव्य का अंश बनना अर्थात स्वांगीकरण और अपचित भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अर्थात बहिक्षेपण, ये सारी क्रियाएं उसी एक ही कोशिका के अंतर्गत संपन्न होती हैं। अब मैं यहाँ आपको थोड़ा सा ये भी बताऊं कि जो भोज्य पदार्थ ग्रहण किया है अमीबा, उसका पाचन हुआ है, भोज्य पदार्थों का और पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण हुआ है, लेकिन मात्र इतने ही से उसके शरीर को ऊर्जा नहीं मिल जाएगी जो उसकी जैविक क्रिया को चलाए। इसके लिए उसे ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है और आप यह जानते हैं कि इसके चारों तरफ जलीय वातावरण है और इस जल में घुलित अवस्था में ऑक्सीजन भी पाई जाती है और अमीबा उसी जल में घुलित ऑक्सीजन का शरीर की सतह से साधारण विसरण विधि द्वारा
अवशोषण भी करता है और शरीर की उपापचयी क्रिया अर्थात श्वसन क्रिया में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को यह शरीर सतह से उसी जलीय वातावरण में उत्सर्जन भी करता है और जो ऑक्सीजन शरीर में जाती है उस ऑक्सीजन की सहायता से शरीर में श्वसन की क्रियाएं चलती हैं और उससे एटीपी के रूप में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है और यही एटीपी शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं को संचालित करती है और उस उपापचयी क्रिया में यानी श्वसन जैसी उपापचयी क्रिया में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को यह शरीर की सतह से उसी जलीय वातावरण में उत्सर्जित भी करता रहता है। अर्थात भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना, अपचय हुए भोज्य पदार्थों को जलीय वातावरण में छोड़ना और जलीय वातावरण से घुलित अवस्था में जल में घुलित अवस्था की ऑक्सीजन को ग्रहण करना और उपापचयी क्रिया में बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना, यह सारी क्रियाएं उसी एक ही कोशिका के अंतर्गत होती हैं। अर्थात अमीबा में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, कोशिका के अंदर पाचन होता है, लेकिन उच्च श्रेणी के जंतुओं में यह कार्य आर्गन करते हैं, अंग करते हैं, कोशिका के अंदर यह क्रियाएं नहीं होती हैं, इसलिए उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहा जाता है, लेकिन अमीबा में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको एक बात और भी बताऊं कि जो अमीबा होता है इसमें जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ अवशोषित होकर के शरीर के अंदर आया है उसका ऑक्सीजन की सहायता से ऑक्सीडेशन होता है और उसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। चूँकि यह एक यूकैरियोटिक जंतु है इसलिए एक कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं, चाहे वो केंद्रक हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, लाइसोसोम हो, गाल्गी कॉम्प्लेक्स हो, ये सारे अंग उसी अमीबा की एक कोशिका के अंतर्गत पाए जाते हैं और यह भोज्य पदार्थ उसमें ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं, जो ऐसी अवस्था में यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर के इसको ऊर्जा देते हैं जब इसको भोजन की कमी महसूस होती है, अर्थात भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन इन अमीबा अर्थात अमीबा में जनन के संबंध में पढ़ेंगे। थैंक यू।